ट्रेनिंग अवेलेबल ही नहीं है। यस, या तो फिर जो ट्रेनिंग अवेलेबल है उसकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा कम है। राइट, एंड जैसे दुनिया बदल रही है, आपको ही पता है कि अभी के समय के अंदर आज पैसों से ज्यादा मेंटल हेल्थ एंड जो हमारा पीस ऑफ माइंड होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, राइट, आज आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, मतलब इट इज नॉट अबाउट द कि अमीर होना बुरी बात है, लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं। जैसे आज हम बचपन से अभी तक बड़े बने हैं, तो एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसके हाथ भी छोटे होते हैं, पैर भी छोटे होते हैं, और वो बड़े होने के साथ प्रपोजनली ग्रो करता है। यस, जितने उसके हाथ ग्रो होंगे उतने ही उसके पैर भी ग्रो होंगे। जस्ट राइट, इमेजिन कि एक बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके सिर्फ पैर ही ग्रो हो रहा है, उसके हाथ ग्रो ही नहीं हो रहे, तो राइट, उसकी राइट, लाइफ बैलेंस नहीं होगी। तो बराबर, आज हर जगह पे पैसे कैसे कमाना, करियर कैसे बिल्ड करना, उसकी बातें तो लोग कर ही रहे, लेकिन वो हमारी लाइफ का सिर्फ एकमात्र एस्पेक्ट है। अगर हमें ओवरऑली ग्रो होना है, हम बैलेंस्ड लाइफ जीना चाहते हैं, तो हमारे माइंड का पावर कैसे यूज करना वो बहुत जरूरी है। थैंक यू एंड सो वो कोई शॉर्टकट नहीं है, वो एक स्मार्ट कट है। तो इसके बराबर, बारे में हम डिटेल में अगले सेशन में बात करेंगे। नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और संदीप जी 9 बज चुके हैं और आज के होस्टिंग कर रहे हैं सागर भाई। तो सागर भाई बस आप स्टार्ट कीजिए। Yes, thank you, Rakesh bhai. Hello, everyone. Welcome to Pravesh Knowledge Series, our 10th Knowledge Series, episode number 10. दोस्तों, हम हर सैटरडे शाम को 9 बजे कुछ जिंदगी में पाने के लिए, कुछ जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और जीवन में कुछ नया करने के लिए हम रात को 9 बजे हम इकट्ठे होते हैं नॉलेज लेने के लिए। तो काफ़ी सारे हमारे बीच में से अपने जो नॉलेज लिया है अपने साथ शेयरिंग करते हैं, तो लाइफ में बहुत हमारे लिए यूजफुल होता है। तो बस यही उद्देश्य ये नॉलेज सीरीज जो चल रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है सब लोगों को। तो यही है आज 10th एपिसोड अपना। यस, हमारे सभी फेसबुक व्यूअर्स को वेलकम करते हैं प्रवेश नॉलेज सीरीज में एपिसोड नंबर 10th में। यस दोस्तों, आज एक जो घटना घटी है हमारे प्रवेश टूर ग्रुप में, तो उसके लिए मैं राकेश भाई को इनवाइट करना चाहता हूँ। प्लीज ये थोड़ा आगे का दौर आप संभालिए। दोस्तों, जिंदगी में कहा जाता है कि जिसका सूर्योदय है उनका अस्त भी पक्का ही है। वैसे ही हमारे यहाँ एक सूर्य सुबह में उगा हुआ था और शाम को उदय हो चुका। दोस्तों, हमारे बीच में अशोक भाई, डाया भाई चौहान, जो हमारे प्रवेश डोर के लिए समझो कि दूर जाना है, अगर लातूर जाना है, अगर जोधपुर जाना है, अगर कच्छ में दरवाजा लेके जाना है, तो इनका छोटा हाथी एस टेम्पू था और उसमें हमारे 60-70 डोर लेके जाते थे। और दोस्तों, मुंबई के लिए वो हमेशा रात को दरवाजा भर के जाते, रोज सुबह में वो पहुंचते थे। और सुबह में वो कस्टमर जहाँ के मितेश भाई थे, वो हमको बोलते थे कि भाई ये बंदा कैसा है, सुबह में 5 बजे 4 बजे यहाँ पे बॉम्बे पहुंच जाता था, पूरी रात गाड़ी चला के, और उसका चेहरा हमेशा हंसता रहता था। तो दोस्तों, हमेशा मुस्कुराते रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना, काम के प्रति सक्रिय रहना, समय को कभी काम को महत्व देते थे, समय को कभी महत्व नहीं देते थे, ऐसे सरल शब्दों का प्रयोग करना, ऐसे गुण दोस्तों हमारे अशोक भाई जो टेम्पो का बिजनेस करते थे और काफी अच्छा फेरे भी मारते थे दोस्तों, और कभी भाड़े में नहीं टिक टिक करना, लोडिंग में नहीं टिक टिक करना। क्या मालूम कि ये दुनिया में वो इतने समय के लिए ही आए थे और बहुत प्यारे बन के गए। दोस्तों, आज सुबह में ही इनकी शमशान यात्रा निकली और कल अटैक आने से इनका देहांत हो चुका था। बहुत ही दुख की बात है कि प्रवेश वॉरियर्स हमारे बीच में दोस्तों नहीं रहा और हमको बहुत दुख है दोस्तों। इतना ये बंदा 42 साल का था, लेकिन एनर्जी हमेशा 22 साल जैसी रहती थी। उनकी एक बेटी है 19 साल की, बेटा है 17-16 साल का, और इनके ऊपर और इनके परिवार के ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति ये सहन करने की आई हुई है।
दोस्तों हम परमात्मा को एक ही चीज कहेंगे कि इनके परिवार को ये शक्ति दे, इनके सामने खड़े होने की, ये दुख के सामने खड़े होने की। और हमारे प्रवेश वॉरियर्स हमारे बीच में नहीं रहे, इनका हमको बहुत दिल से दुख है। और अशोक भाई को बस ये हमेशा ये जो वाक्य थे उनके लिए जिंदगी भर याद किया जाएगा। और दोस्तों बस यही प्रयास हम कर सकते हैं। तो आज हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं और परमात्मा को प्रार्थना यही करते हैं कि इनके परिवार को शक्ति दे, ये आपत्ति आई है इनके सामने खड़े रहने की, और इनके आत्मा को सद्गति मिले। इसके लिए हम मनोमन अभी 2 मिनट का मौन रखते हैं। अपनी जगह पे ही बैठ के बस प्रार्थना करना है, आंख बंद करके दोस्तों। तो प्रार्थना करते हैं अशोक भाई के लिए। ओम शांति शांति शांति। ओके, थैंक यू राकेश सर। भगवान उसके आत्मा को शांति दे, ऐसे हम सब लोगों प्रार्थना करते हैं, और उसके परिवार को भी दुख सहन करने की शक्ति दे। यस, नेक्स्ट संदीप। यस दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि ये जो प्रवेश नॉलेज सीरीज जो उद्देश्य से चालू किया है, तो दोस्तों इसका मेन उद्देश्य अपना यही है कि जो बुक्स है, बुक्स के प्रति अवेयरनेस फैलाना, उसके प्रति जागरूकता लाना यंगस्टर में, आज बच्चों में, बूढ़े में। तो ये सब हमारा ये मोटिव था ये नॉलेज सीरीज चालू करने का। क्योंकि ये बुक्स जो होती है, नॉलेज होता है, ये अपने का पर्सनालिटी डेवलप करने का काम करता है। अपना जो क्रिएटिविटी है वो उससे बहुत बढ़ता है। दोस्तों बुक्स रीड करने के बावजूद अपना जो स्पीकिंग स्किल रहता है, अपना जो राइटिंग स्किल रहता है, वो बहुत अच्छा बनता है। वो हम लोगों ने हमारी पूरी प्रवेश टीम ने उसका अनुभव भी किया है। और दोस्तों ऐसा बुक पढ़ने का जो एनर्जी आता है ना, तो हर हमेशा अपने को कोई भी परिस्थिति में अपने को मोटिवेट रखता है, वो इसका बेनिफिट है। और दोस्तों हमको ये जो 21st सेंचुरी में, और वो भी कोविड जैसा महामारी के समय में, काफी लोग स्ट्रेस में आ जाता है, टेंशन में रहते हैं, लेकिन ये बुक का सहारा लेते हैं। उसका बुक्स में से जो मोटिवेशन जो मिलता है, उससे टेंशन से हम दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों काफी सारा इसका प्लस पॉइंट था, और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये नॉलेज सीरीज जो चालू किया है। थैंक यू संदीप जी। यस, हर बार जैसे हमारे संदीप जी कोट लेके आते हैं, नॉलेज सीरीज हम चालू करते हैं इसके पहले, टीचर्स ओपन द डोर्स बट यू मस्ट एंटर बाय योरसेल्फ। ये चाइनीज प्रोवर्ब है कि जो टीचर्स रहते हैं वो डोर ओपन करते हैं, क्योंकि हमारा प्रवेश डोर है, कहीं ना कहीं हमारे संदीप जी डोर रिलेटेड एक कोर्स लेके आते हैं। थैंक यू संदीप जी, वेरी गुड। टीचर्स ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर बाय योरसेल्फ। अपने अपनी जात, अपने खुद को वो डोर में एंटर होना पड़ता है। सो नाइस प्रोवर्ब, थैंक यू संदीप जी। अब नॉलेज सीरीज में हम आपकी एनर्जी के साथ, हम पूरे जुस्सा के साथ नॉलेज सीरीज में एंटर हुए हैं। यस, लास्ट एपिसोड दोस्तों आप सब लोग शायद एपिसोड में हाजिर हो गए, जो हमारा 9th एपिसोड, प्रीमियम एपिसोड जो रहा था, बहुत धमाकेदार रहा था। और हमारे जो लास्ट एपिसोड के जो स्पीकर थे मिस्टर सतीश वानखेड़े, हमारे जो फाइनेंस एडवाइजर है, हमारे जो गुरु बोले जाते हैं, हमारे काफी चीजों में हमको गाइड करते हैं। तो मिस्टर सतीश जी वानखेड़े का जो प्रीमियम एपिसोड था, उसने आई लव मनी के बारे में काफी अच्छी अच्छी टिप्स दिया था कि हम मनी को लव करते हैं या हम स्लेव है मनी के। उसके बारे में भी काफी चीजें हमने बताया था सतीश जी ने। सो यस, उसके बारे में अगर कोई लास्ट एपिसोड के बारे में कोई जो शेयरिंग करना चाहते हैं तो प्लीज वेलकम।
संदीप, अगर कोई राइज हैंड करते तो प्लीज आप शेयर ओपन कीजिए। नो प्रॉब्लम, क्योंकि काफी लोगों ने लर्निंग लिया था और काफी लोगों का भी फीडबैक ऐसा आया था कि उसके लिए बहुत बेनिफिटेड रहा था ये जो आई लव मनी वाला मैजिक ऑफ मनी। सागर भाई, यस सागर भाई, यस यस, ये सतीश जी ने काफी अच्छा मनी के ऊपर कहा था, लेकिन सतीश जी का जो प्रवेश डोर में रोल है वो लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ कि प्लीज। आज मैं मेरी जात को माफ नहीं कर पा रहा हूँ। अगर प्रवेश डोर में सारे लोगों का टर्म प्लान इंश्योरेंस है, जैसे मेरा 1 करोड़ का है, आप सभी का कोर टीम का 50 लाख रुपए का है। कल किसी ने देखा नहीं है दोस्तों कि कल क्या होने वाला है। जैसे आज हमारे बीच में अशोक भाई नहीं रहे, उनके साथ 3 महीने पहले ऐसा बात हुआ था मेरा, 3 महीने या 2 महीने पहले, कि भाई तेरा इंश्योरेंस निकाल ले, 25 लाख का, 20 लाख का, ये रास्ते में रोज जाना है, हाईवे पे आना है। कल उठ के क्या होगा किसी के साथ, मेरे साथ, आपके साथ, कुछ मालूम नहीं है। और सतीश वानखेड़े हमारे प्रवेश डोर के सारे लोगों का इंश्योरेंस निकाला हुआ है, और वो हमेशा कहते हैं कि भाई आप लोगों को लाइफ में जैसे गाड़ी लेते हो, 18,000 20,000 का आपने इंश्योरेंस निकाला, वैसे ही आपको लाइफ का इंश्योरेंस निकालना चाहिए। ये सतीश जी हमेशा कहते हैं और हमारे बीच में भी है। तो दोस्तों, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, और प्रवेश डोर में भी सागर भाई जो कोई भी रह चुके हैं, उनका अवश्य इंश्योरेंस जल्द से जल्द अपने को निकालना है, क्योंकि आज जो बंदा नहीं रहा उनका कोई इंश्योरेंस नहीं था। अगर 2 महीने पहले मैंने उनको कहा था कि भाई अगर नहीं बेर होता है तो आधा मैं खर्च लूंगा, आधा आप खर्च लेना, लेकिन उसके ऊपर मैंने पगले नहीं लिए। इसीलिए आज उनके परिवार के सामने कुछ नहीं रहा है, तो उनको परिवार को खुद खड़ा होना पड़ेगा। अगर कुछ भी पैसे है तो आदमी की कमी हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन आर्थिक परिस्थिति में कुछ न कुछ तो काम आ सकते हैं। तो सतीश जी, थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्रवेश डोर के बिजनेस फाइनेंस के गुरु बने हुए हैं, गाइडलाइंस बने हुए हैं, और आगे से हमको ये आज की घटना से कुछ सीखना है कि प्रवेश डोर का जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो इससे जुड़ा रहना चाहिए, नहीं जुड़ा है तो उसको फोर्थ के साइड जुड़ा रहना चाहिए। और मनी का मतलब यही होता है, आई लव मनी में यही मतलब होता है। और दोस्तों, खुद भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। 15,000 20,000 साल का होता है, लेकिन घर में जो जिम्मेदार व्यक्ति है, पैसा कमाने वाला व्यक्ति, उसका इंश्योरेंस अवश्य होना चाहिए। ये लास्ट टाइम का ही था टॉपिक, और आज ये घटना बनी हुई है। तो बस मैं मेरी जात को माफ नहीं कर पा रहा हूँ। तो आगे से मुझे बस यही सीखना है कि प्रवेश का कोई बंदा रहना नहीं चाहिए, और मेरी जान पहचान में है, उनको तो टर्म प्लान दिलवाना ही है कैसे भी होके। थैंक यू सो मच सागर भाई। नेक्स्ट। थैंक यू राकेश जी, क्योंकि ये जीवन में बहुत जरूरी चीज है। कहीं कुछ हो जाता है, कुछ मालूम नहीं रहता है। इंश्योरेंस इज मस्ट बी इन आवर एवरी लाइफ। सो थैंक यू सतीश जी, आप लोगों ने तो बहुत हमको गाइड किया है। सो थैंक यू सो मच सतीश जी, अगर आप कुछ 2 शब्द बोलना चाहते हैं तो। सागर जी, मैं हमेशा एक चीज़ काफ़ी हमारे जितने क्लाइंट्स हैं उनसे शेयर करता हूँ कि जब भी फैमिली में कोई जाता है तो 2 चीज़ के लॉस होते हैं। एक होता है इमोशनल लॉस, एक होता है फाइनेंशियल लॉस। इमोशनल लॉस जैसे जैसे टाइम जाएगा वो रिकवर होता है, बट फाइनेंशियल लॉस वो रिकवर होने के लिए बहुत टाइम लगता है। सो एज ए ब्रेड विनर ऑफ आवर फैमिली, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम हमारे फैमिली को वी गिव सिक्योरिटी। एंड डेट ऑफ बर्थ हम सबको पता है, बट डेट ऑफ डेथ किसी को पता नहीं होती है। सो ये एक पॉइंट था जो मुझे शेयर करना था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सतीश जी, नाइस शेयरिंग। यस, नेक्स्ट संदीप जी। यस दोस्तों, हम जिसकी राह देख रहे हैं वो 3 महान महायोद्धा, जो उसका नाम आपके सामने ही है दोस्तों। आज 3 स्पीकर अपने बीच में स्टोरी लेके आ रहा है। कोई अपना लाइफ का बायोग्राफी लेके आ रहे हैं, और कुछ बुक्स पढ़े जो इसमें जो स्टोरी है, इसमें जो रियलिटी है वो लेके आने वाले हैं।
तो दोस्तों आज जो 3 महानुभाव अपने बीच में है, इसमें सर्वप्रथम अपने बीच में आएंगे मिस्टर सोहन वागड़िया वडोदरा से। दोस्तों तो उसका मैं थोड़ा आपको बायोडाटा बताता हूँ, उसके बैकग्राउंड के बारे में आपको बताता हूँ कि दोस्तों उसके फादर्स का नाम है प्रवीण भाई है, मदर्स जो है वो सरला बेन है, हाउस वाइफ है, और 12th कॉमर्स वो कर रहे हैं। दोस्तों उसके हॉबीज के बारे में मैं बताऊं तो उसको क्रिकेट का बहुत अच्छा शौक है, और काफी सारी सिटी में और क्रिकेट का उसने ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा लिया है। वडोदरा क्रिकेट एकेडमी में उसने ट्रेनिंग भी लिया है। डांसिंग का भी शौकीन है और एडवेंचर भी बहुत करते हैं। और जो बैट्समैन है वो जनरली जो उसका बैटिंग करने के लिए आते हैं वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, तो जनरली 3rd या 4th पोजीशन में उसका बैटिंग करने के लिए आते हैं। और दोस्तों जो हमारा इंटरनेशनल क्रिकेटर्स है, जैसे कि दीपक हुडा को आप सब पहचानते होंगे, प्रज्ञान ओझा को आप सब पहचानते होंगे, तो उससे ये जो हमारे सोहन जी है उसको फिजिकल मुलाकात उसके साथ हुई है। और उसका जो गोल बहुत बढ़िया गोल लेके चलता है कि वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन, वो बहुत अच्छा धंधादारी बंदा बनना चाहते हैं। तो यस मिस्टर सोहन वागड़िया, वेलकम प्रवेश नॉलेज सीरीज एपिसोड नंबर 9। थैंक यू सर। किसी किसी बड़ी व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जब सही वक्त आता है तो जहाँ बॉल गिरती है आदमी वहां बैट नहीं घुमाता, बल्कि आदमी जहाँ बैट घुमाता है बॉल वहां गिरती है। इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए, देखना एक दिन हमारी जिंदगी की बॉल भी सही ठिकाने पर गिरेगी। नमस्ते, मैं सोहम वागड़िया एक मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन से भरपूर एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यह कहानी एक ऐसे टीचर की जिन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट किए। वो ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इंसान किन किन परिस्थितियों में भी जीत हासिल करता है, उसका जीतने का फॉर्मूला क्या है, वो कैसे बिहेव करता है। उन पर सारी रिसर्च थी। एक बार यह क्लास में गए, क्लास में जाकर सारे स्टूडेंट को एक एक टॉफी दी, एक एक कैंडी दी और कहा कि आपको यह दी जा रही है, लेकिन आपको आपको इसे 10 मिनट तक नहीं खाना है। 10 मिनट तक आपको अपने पर कंट्रोल रखना है। यह कहकर टीचर क्लास से बाहर चले गए, लेकिन जो स्टूडेंट थे उनके सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज थी कि अपनी आंखों के सामने अपनी टॉफी रखी हुई थी, लेकिन उसे 10 मिनट तक नहीं खाना है। 10 मिनट पूरे हुए, टीचर वापस क्लास में आए और आखिर देखा कि सिर्फ और सिर्फ 7 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अपनी टॉफी नहीं खाई थी। बाकी के सारे स्टूडेंट ने अपनी अपनी टॉफी खा ली थी। उनमें से किसी ने 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, लेकिन कोई भी 10 मिनट तक इंतजार नहीं कर सका। टीचर ने उन 7 स्टूडेंट के नाम अपनी डायरी में लिख दिए, उनके एड्रेस लिखे और चले गए। कुछ साल बीत गए, टीचर ने वो अपनी पुरानी डायरी निकाली और निकल गए और तलाश में उन 7 स्टूडेंट की, मालूम करने की वो भी जिंदगी में कर क्या रहे हैं, वो कौन सी मंजिल तक पहुंचे। तो हर एक के स्टूडेंट के पास जाने लगे और मालूम चला कि जो पहला स्टूडेंट है वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। दूसरा है वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। हर कोई अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में नाम कमा रहा था, पैसा कमा रहा था। यह देखकर वो बहुत खुश हुए। वो वापस से स्कूल गए और जाकर के वो पुराना डेटा निकाला और मालूम करना चाहते थे और दूसरे बच्चों के बारे में कि वो कर क्या रहे हैं। उनमें से कुछ के घर जाना शुरू किया तो मालूम चला कि जो स्टूडेंट थे जिन्होंने अपनी टॉफी खा ली थी, वो एक मामूली मीन्स मिडिल क्लास वाली लाइफ जी रहे थे। जो टीचर थे उनका नाम है वॉल्टर। ये एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हमें ये बताते हैं कि इंसान जीवन में 10 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकता, वो जीवन में कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सकता। यह एक्सपेरिमेंट मार्शमैलो थियरी के नाम से जाना जाने लगा। मार्शमैलो नाम इसीलिए रखा क्योंकि जो टॉफी थी वो मार्शमैलो थी। यह थियरी दुनिया को और हमें यह बताती है कि धैर्य वो गुण है जो बड़े से बड़े सक्सेसफुल इंसान के अंदर है, इसलिए वो इतना सक्सेसफुल है। हमने अपनी लाइफ में रैबिट और टॉर्टोइस की कहानी जरूर सुनी होगी। एक दिन उन दोनों के बीच में रेस होती है। रैबिट है जो टॉर्टोइस से बहुत तेज है। जैसे रेस शुरू हुई, रैबिट ने अपनी स्पीड पकड़ ली, लेकिन
जो टॉर्टोइस था उसने थोड़ा धैर्य रखा, थोड़ा पेशेंस रखा और अपने पर भरोसा रखा और अंत में जीत टॉर्टोइस की हुई। जिसके अंदर धैर्य, पेशेंस होता है, वो जीतने की ताकत रखता है। क्योंकि धैर्य वो गुण है जो हमें ये सिखाता है कि चाहे जो चैलेंज आ जाए, उससे डट कर सामना करना चाहिए। धैर्य हमें ये बताता है, ये सोचने की ताकत देता है कि अगर आज बुरा हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आने वाला कल मेरा होगा। मुझे थोड़ा-सा इंतज़ार करना चाहिए। पेशेंस जो चीज़ होती है, वो हमें ये सिखाती है कि जो वक़्त होता है, वो सबसे कीमती होता है, सबसे कीमती होता है। इसी के साथ मैं अपनी कहानी का यहाँ पे एंड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अरे वाह, थैंक यू जी। सोहन पटेल, काफी सारा बहुत शॉर्ट स्टोरी में, स्वीट स्टोरी में आप काफी सारा नॉलेज दे गए और काफी सारा जो कहते हैं ना कि सही वक्त आता है तब जहाँ बैट घूमती है वहां पे ही बॉल पड़ता है। तो आपका जो हॉबी है क्रिकेट का, वो उसी का आपने एग्जांपल दे के स्टोरी का शुरुआत किया, बहुत एक्सेलेंट। उसने उसके बाद जो कैंडी का जो टीचर्स का पूरा स्टोरी बताया और यस वेरी गुड सोहन जी। यस, सोहन जी के बारे में कुछ ये स्टोरी के बारे में अगर कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं। काफी सारी सीख मिली, दो स्टोरी बताया उसने, टोटोस का, रेबिट का स्टोरी, धैर्य कैसे रखना है, क्या बेनिफिट मिलता है। यस मिस्टर सतीश जी। सोहम जी ने काफ़ी अच्छी स्टोरी बताई एंड पेशेंस के ऊपर उन्होंने बात किया एंड मैं भी हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि अपना जो सब्र का फल जो होता है वो हमेशा मीठा ही होता है एंड जीत उसकी हमेशा निश्चित है। सो ग्रेट शेयरिंग सोहम एंड वेल डन। यस, थैंक यू। थैंक यू सतीश जी। यस, एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर? जैसे हमारे जय कुमार भी बता रहे कि सब्र का फल मिठाई होता है। थैंक यू जय कुमार। और सोहन जी ने बहुत एक अच्छी चीज बताया मार्स मेलो थियरी में कि धैर्य में जो ये वो गुण है जो सक्सेस तक हमको पहुंचाते हैं। और ये जो टोर्टोस और रेबिट का स्टोरी बताया वो तो काफी जान चुकी है स्टोरी है, जाने पहचाने, लेकिन इसमें जो धैर्य का जो गुण मिलता है वो लाजवाब है। यस राकेश सर कुछ कहना चाहते चाहते हैं? यस राकेश सर। सोहम जी ने काफी कॉन्फिडेंस वाली स्टोरी बताई और इससे यही तो होता ही है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। छोटे छोटे जब डॉट्स इकट्ठे होते हैं तब सफलता मिलती है। ऐसा ओशो रजनीश में भी कहा गया है, श्री कृष्ण जी ने भी कहा गया है। और काफी अच्छा ये धैर्य की स्टोरी थी कि हमको हर कोई काम में सफलता लेनी है तो वो धैर्य से ही आती है, रातों रात नहीं आती। काफी अच्छी स्टोरी थी। यस थैंक यू राकेश जी। यस एनीवन एल्स वांट टू शेयर? काफी अलग अलग सिटी में से अपने बीच में है सब गेस्ट, कोई शेयर करना चाहते हैं सोहन जी के मोरल ऑफ द स्टोरी? बहुत बढ़िया है, नो प्रॉब्लम। एनीवे यस संदीप जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बहुत बढ़िया सोहन जी। थैंक यू। लर्निंग, यस लर्निंग फ्रॉम स्टोरी में जो बताता हूँ, तो जैसे राकेश जी ने बताया और सतीश जी ने बताया कि ये छोटे छोटे डॉट्स जब जुड़ते हैं तब पूरा लाइनिंग बनता है। तो यही है धैर्य वाली कहानी, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच मिस्टर सोहन जी। और मैं भी प्रवेश ग्रुप को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म दिलाने के लिए, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर हुआ, जिससे मैं आगे जाके मुझे बहुत काम आएगा ये कॉन्फिडेंस। थैंक यू वंडरफुल, सो मच प्रवेश ग्रुप। वंडरफुल, वंडरफुल, मोस्ट वेलकम सोहन जी। क्योंकि ये प्रवेश डोर का जो ये सीरीज चालू करने का उद्देश्य यही कुछ है कि यंगस्टर का जो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हो पाए। यंगस्टर अगर आज तो आप समझो कि 25-50 लोगों के बीच में डिजिटली बोल रहे हो, लेकिन कल आपके सामने 1000, 5000, 10,000 लोग अगर फिजिकल भी होते हैं तो भी आप बिना लड़खड़ाए आप बोल सकते हो। तो यही है कुछ नॉलेज सीरीज का मोटो। थैंक यू सो मच सोहन जी। यस मिस्टर संदीप जी नेक्स्ट प्लीज। यस दोस्तों, मैं जैसे शुरुआत में बोल रहे थे ना कि कुछ महान लोग रहते हैं, जैसे कि गांधी जी है,
तो उसका जीवन का बायोग्राफी रहते हैं। कुछ जैसे नेल्सन मंडेला रहे, उसका बायोग्राफी रहते हैं। तो जो जो लोगों ने उसके जीवन में हार्डवर्क किया है और हार्डवर्क से अपने स्मार्ट वर्क तक और जीवन में कुछ जो पाया है, तो उसका बायोग्राफी बनता है। लेकिन दोस्तों आज अपने बीच में ऐसा एक शख्स है जो अभी होम मेकर टू बिजनेस वुमन बन रहे हैं और अपना बिजनेस खुद ने क्रिएट किया है और अच्छी तरह से चला रहे हैं। ऐसे हमारे मिस स्वाति वानखेड़े। दोस्तों अभी आपने जो सतीश वानखेड़े का जो आपने सुना, हमने काफी बार बताया सतीश जी का, तो दोस्तों उसका ही है जो स्पाउस है, उसका ही वाइफ है स्वाति जी। स्पाउस का नाम है सतीश जी वानखेड़े और स्वाति जी का जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएट इन बीए है। और काफी सारे टैलेंटेड है, अदर एक्टिविटीज भी बहुत करती है घर पे। और उसका हॉबीज है मेकिंग न्यू डिशेज, यस वेरी गुड, और फूडी, और सिंगिंग का भी शौक है। और दोस्तों हमको तो पता है कि सतीश जी हमको काफी टाइम बताते हैं कि उसने काफी नया नया डिशेस बनाते हैं हर रोज और सतीश जी को खिलाते हैं। तो यही शायद यही रीजन होगा कि सतीश जी हर टाइम मोटिवेट रहते हैं, एनर्जी कहाँ से आती है, तो शायद रीजन होगा कि नया नया डिशेस बनता होगा रोज। यस। और अचीवमेंट इसका ये है कि उसने रिसेंटली कुछ महीने पहले एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है अपने पग पर खड़े होने के लिए। तो वेरी गुड, अपने की अपने हम सब लोगों के लिए बहुत इंस्पायरिंग है उसका जो स्टोरी। और दोस्तों उसका एक डांस का भी हॉबी है, वो पार्टिसिपेट भी होते हैं डांस में। तो वेलकम स्वाति जी। आपका जो जर्नी है, आपने जो जीरो से आपने अभी तक जितना भी अचीव किया है वो हम सब लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम लोग सबको मालूम पड़े कि आपने कैसा माइंडसेट था, आपका जर्नी कैसा था, तो हम लोगों को मालूम पड़े। दोस्तों ये अपने बीच में रियल स्टोरी आ रही है, ठीक है। अभी जो अपने बीच में आ रहा है वो अभी जो बिजनेस उसने शुरू किया है और अच्छी लेवल पे एक बिजनेस पहुंचाया है। ऐसे वेलकम स्वाति जी, मिस्टर मिस स्वाति वानखेड़े। यस स्वाति जी। हेलो सर। यस सर जी, बोलिए बोलिए। यस दोस्तों मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो आप युग स्नैक्स एंड फास्ट फूड कॉर्नर देख रहे हो, तो दोस्तों ये जो है उसने रिसेंटली एक फूड कॉर्नर जो चालू किया है, अकेले नहीं चालू किया है, उसका बैकबोन है मिस्टर हमारे गुरु सतीश जी। उसके मोटिवेशन से युग स्नैक्स एंड फास्ट फूड हमारे स्वाति जी ने चालू किया और इसमें काफी सारी अच्छी अच्छी डिशेज बनाते हैं। ये देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। जैसे पराठा है, ये भजिया कुछ जैसा लग रहा है और वंडरफुल। दोस्तों हमने तो ऐसा भी सुना है कि टेस्ट में इतना बढ़िया रहता है कि जो एक बार वहां पे टेस्ट कर लेते हैं वो बार बार फोन करके मंगवाते हैं, पार्सल मंगवाते हैं। सो वेरी गुड, आई थिंक हम एक बार टेस्ट जो करने के लिए आना ही पड़ेगा। यस संदीप जी, नेक्स्ट। यस सर, वेलकम। या डेफिनेटली विल कम देयर। यस स्वाति जी। स्वाति जी ये कुछ क्वेश्चन है हम सब लोगों के बीच में कि फ्रॉम वेयर यू गेट दिस आइडिया ऑफ रेस्टोरेंट बिजनेस। आपने जो रेस्टोरेंट का जो बिजनेस चालू किया, तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया? अच्छा, एक्चुअली सर आइडिया ना ये क्या स्टार्ट से ही खाना बनाने का हॉबी था। बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगता था खाना बनाना। तो घर पे तो कॉम्प्लीमेंट मिलता ही था और बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता था कि अरे वाह, ये खाना जो तुमने बनाई अगर होटल में मिलता तो कैसा होता। बहुत अच्छा लग रहा है या बहुत अच्छी डिमांड आती इस खाने की। तो ये कब से सुन रही थी मैं, बहुत टाइम से। तो आइडिया तो चल रहा था पर टाइम नहीं आया था। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि मैंने घर से स्टार्ट किया। तो सतीश जी के ऑफिस में ऑर्डर जाता था तो सब लोग बहुत अच्छा बनाया है और बहुत अच्छा टेस्ट है सब बोलते थे। फिर ऑर्डर बढ़ता गया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि ऑर्डर बढ़ने लगा तो मैं ना ऑर्डर देने जाती थी, मतलब सतीश जी के साथ ही, बट जाती थी देने।
तो मैं रास्ते में देखती थी, मुझे ना होटल्स दिखते थे जहाँ पे बहुत सारा भीड़ रहता था। वो भीड़ देख के मैं हर बार मेरे बच्चे को और सतीश जी को बोलती थी, माँ मेरे होटल के बाहर भी ऐसा भीड़ लगना चाहिए, लगेगा एक दिन, ऐसा ही क्या भीड़ लगेगा। तो मेरा बच्चा भी बोलता था, मम्मी हाँ सच में यार भीड़ लगेगा अपने होटल पर, तो खोलेगी कब? तो थोड़ा मायूस हो जाती थी कि खोलूंगी कब। तो अभी ये करना ही था, चालू तो करना था। तो अभी 26 जन को बर्थडे था मेरा, तो सतीश जी ने सरप्राइज गिफ्ट दिया कि चलो सती हम ये करते। तो मैं गई गई और ऐसा नहीं था थॉट कि होगा अच्छा होगा नहीं होगा, कुछ कुछ आइडिया ही नहीं था। वो बिजनेस का भी पता नहीं था क्या होता है क्या नहीं। गई है फिर फटक से टोकन भी दे दिया, दे तो दिया टोकन, पर रात भर नींद ही नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल नींद नहीं आई कि अभी करना कैसे, क्या करूं कैसे करूं। फिर कुछ नहीं था, सिर्फ एक शटर था और बाकी कुछ भी नहीं उसके अंदर। फिर बनाना कैसे करना कैसे, घर पे तो 2 इंसान का बना सकती हूँ, 5 का भी 10 का भी, इधर कस्टमर का कैसे बनाऊं, आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। बट हो गया सर, मैनेज हो गया और अभी बहुत अच्छे से चल रहा है। वंडरफुल वंडरफुल। जो होता है ना कि जिसके पास सभी रिसोर्सेज होते हैं, जिसके पास फाइनेंस रहता है, फैसिलिटीज रहती है और कुछ अगर मशीनरीज रहती है, तो अगर सफल होते हैं तो वो बड़ा चलो ठीक है। लेकिन विदाउट रिसोर्स, ठीक है, कुछ ऐसा चीज नया जो करना, दैट इज सैल्यूट वंडरफुल। और आपने जो बताया कि कॉम्प्लीमेंट मिलता था, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट तो हमारे सतीश जी कॉम्प्लीमेंट का तो खजाना ही है। और हाँ, जो मुर्दे लोग रहते हैं, मुर्दा उसको भी खड़ा कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट दे। हाँ। तो आपका जायज बात है। वेरी गुड। यस। तो आपने, आपका जो शायद नाम दिया है मिस इंडिया, ठीक है, तो उसके पीछे क्या ऐसा रीजन है कि भाई आपने जो नाम दिया मिस इंडिया इन DID? हाँ सर, रीजन ऐसा क्या था कि मेरा जो अभी चालू किया है तब से मेरा जो भाग दौड़ हो रहा है, मैं इधर उधर भाग रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। अभी लास्ट टाइम हमने एक मूवी देखा, साउथ का मूवी था मिस इंडिया, उसमें सेम स्टोरी था। वो जो एक लेडीज थी वो ना चाय से स्टार्ट करती है बिजनेस, चाय से। और वो बाहर मतलब आउट ऑफ इंडिया तक कैसे चाय लेके जाती है, जहाँ पे चाय ज्यादा चलती नहीं है। इंडिया में जितना चाय चलता है उतना बाहर नहीं चलता है। तो बराबर। वो कैसे लेके जाती है वहां तक और कैसे खड़ी होती है, खड़ी होके उसके बाद भी वो कुछ दिनों के बाद बहुत ज्यादा लॉस में जाती है, फिर उसके बाद भी वो कैसे खड़ी होती है। तो वो देखा तो उनको ऐसा लगा कि यार ये बेस्ट है, ये नाम मतलब ये मूवी हमारे साथ मैच होता है, तो इसलिए वो नाम रखा। हाँ यस यस, वेरी गुड। क्योंकि वो शायद वो सतीश जी ने वो मूवी हमको भी रेकमेंड किया था जब ऑफिस आए थे हम सब लोगों के बीच में, तभी हाँ मूवी रेकमेंड किया था कि उसमें बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है, फुल रियल स्टोरी है जो आपके साथ भी जुड़ती है। हाँ। तो यस यस, थैंक यू सो मच स्वाति जी। हम्म। और आपके लिए और भी 2-3 क्वेश्चन। हाउ हाउ डू हाँ हाउ टू मैनेज होम एंड बिजनेस बोथ? क्योंकि आपको शायद 5-6 साल का बच्चा भी है, युग, ठीक है, जिसके नाम से हाँ युग। सो हाउ डू यू मैनेज दिस बोथ, बिजनेस एंड होम? अच्छा सर, आप बोलते हो ना सतीश जी हमारे गुरु है, तो आपसे पहले मेरे गुरु है। क्या बात है। तो मेरे मोबाइल का जो नंबर मैंने उनका सेव किया है ना, तो गुरु गुरु द्रोणाचार्य ही सेव किया है, इसी वजह से। आप कभी, हाँ कभी शेयर करूंगी, दिखाऊंगी मैं, क्योंकि वो सच में गुरु है, सिखाते हैं, बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं। मतलब होता है कभी कभी, बट जब चाहिए तब बहुत अच्छे से समझाते हैं और सिखाते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने मुझे घर पे भी, मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ, बट उसके बाद हमने काम डिवाइड किया दोनों ने भी, कि क्या तू बात। इतना कर मैं इतना करूंगी। अभी यही वीक की बात है कि मेरे बच्चे का एग्जाम चालू है और मुझे तो सुबह निकलना है जल्दी, क्योंकि हाँ, 8 बजे तक मैं नहीं पहुंचूंगी तो मुझे कॉल आना चालू होता है। बराबर। तो हाँ, तो इसीलिए फिर अभी क्या करें, अभी सतीश जी को भी निकलना है, तो हम लोगों ने काम बांट लिया कि जो भी काम होता है रात में ही निपटा देंगे, तू सुबह निकल जा,
मैं बच्चे का पढ़ाई करवा देता हूँ। 10 साढ़े 10 बजे तक उसका एग्जाम हो जाता है, फिर वो उसको मेरे पास छोड़ देते हैं। तो हो जाता है, मतलब हो गया, अभी तो हो गया, हैबिट भी हो गया, उनको भी हो गया, मुझे भी काम का हो गया और मैनेज हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी, शायद वर्ल्ड में ऐसी फर्स्ट महिला होगी कि जिसके गुरु उसका हस्बैंड है। थैंक यू, थैंक यू। यस यस, सो वंडरफुल। सतीश जी इज वेरी वेरी हेल्पफुल नेचर है उसका, तो आपको सपोर्ट करते ही होंगे ऑब्वियसली। थैंक यू स्वाति जी। और एक है क्वेश्चन आपके लिए कि इसमें आपने जो बिजनेस शुरू किया, इसमें काफी सारी चैलेंजेस आई होगी आपके जीवन में, तो वो सब चैलेंजेस, कभी कभी बच्चा छोटा है तो उसका भी चैलेंज आया होगा, कभी फाइनेंस का भी चैलेंज आया होगा, कभी ऐसा अगर कस्टमर कोई बुरा फीडबैक देता है तो उसका भी चैलेंज आएगा। तो ये सब चैलेंजेस आपने कैसे फेस किया, आपने कैसे उसको रिएक्ट किया था? चैलेंजेस तो सर बहुत सारे हैं, मतलब फर्स्ट डे से चैलेंजेस थे, बहुत ज्यादा चैलेंजेस। मतलब कहाँ से स्टार्ट करूँ समझ में नहीं आता। बच्चे ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उसका क्या बेचारे का क्या, मतलब उसका क्या गलती है, वो मेरे पास बैठता है दिन भर, लिटरली दिन भर मेरे पास बैठता है और वो भी सपोर्ट करता है। और चैलेंज की बात करूँ तो कस्टमर ने थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये किया, फिर इतना हैबिट ही नहीं था, मतलब समझ में ही ना आता था कि किससे क्या बात करना है। अभी जो लेडी 10 साल तक हाउस वाइफ रहेगी, वो बाहर जाके बात क्या कर सकती है, मतलब आइडिया ही नहीं था कुछ बात करने का किसी से। तो समझ में आने लगा, लोग समझ में आने लगे, जैसे जैसे लोग समझ में आने लगे और उस हिसाब से मेरा टेस्ट भी चेंज होता रहा कि मुझे समझ में आया, अरे नहीं ऐसा भी खा सकते हैं, ऐसा भी खिलाना चाहिए। और उन लोगों का जो आता है ना रिप्लाई, जो आता है ना, वो सुन के वो चैलेंजेस इंसान भूल जाता है। बहुत अच्छा, मतलब वो बोलते हैं कि बहुत टेस्टी है और कैसे, मतलब आप अकेले कैसे, वो लोग भी मुझे सामने से क्वेश्चन करते हैं कि आप अकेले संभालते हो, आप अकेले संभालते हो। तो ये सुन के ना बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, अपने में है कुछ, हम कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। यस, फैंटास्टिक। क्योंकि आपका जो बोर्न एंड ब्रॉटअप है वो पूरा महाराष्ट्र में हुआ है, और आप कुछ हाँ, पिछले कुछ सालों से आप सूरत यानी गुजरात में आके सेट हुए हैं, तो लैंग्वेज का भी थोड़ा चैलेंज आता होगा। बहुत बहुत तो ज्यादा सर, यस, लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो बहुत आया मुझे, बहुत ज्यादा। बट एक्चुअली क्या है ना, वहाँ पे ये जो आपके यहाँ पे, मतलब अपने सूरत में जो ये सफाई कर्मचारी रहते हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया सर। ये जो लेडीज लोग रहती है, यस, ये को आधे से ऊपर लेडीज लोग ना बॉम्बे की है। यस। तो हाँ, तो ये लोग जो आता है ना ग्रुप चाय या नाश्ता करने को, तो इनको मैं बोलती हूँ कि आप गुजराती ही बात करो, अच्छा, तो मैं समझ पाऊँ ऐसा। तो 1-2 महीने में मैंने वो कवर कर लिया कि ये क्या बोलते हैं क्या, और लेडीज लोगों का गॉसिप बहुत ज्यादा होता है। तो जी, गॉसिप से समझ में आया मुझे कि ये लोग क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। तो मुझे अभी वो प्रॉब्लम नहीं होता है कि कोई आता है मुझे कुछ मांगता है तो मैं वो अब आंसर मैं हिंदी में ही कर सकती हूँ, पर समझ सकती हूँ, मैं गुजराती लैंग्वेज समझ सकती हूँ। तो यस, बहुत सारे लोगों ने ऐसे हेल्प किया है। यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि ये सब देश नया, भाषा नया, लोग नए, तो काफी सारे चैलेंजेस तो रहता होगा, बट ऑब्वियस है। और इसमें वो सब चैलेंज में तो आप पार हो चुके हो, सो फैंटास्टिक। विच काइंड ऑफ डिश आर यू मेकिंग? कौन सी डिश जो है आप यूजुअली बनाते हैं रोज? अच्छा, मेरा ना सबसे ज्यादा आलू पराठा जाता है, क्योंकि ना वो सिर्फ मेरी ही रेसिपी है। मतलब बाकी आप किसी भी फेमस आलू पराठे वाले के पास जाओ तो आपको नहीं मिलेगी, और ये रेसिपी मैं मेरे बच्चे को खिला खिला के सीखी हूँ। क्या और बात मुझे हाँ हाँ, और वो रेसिपी मतलब मिलेगी ही नहीं कहीं पे, मतलब घर पे जो बनाती थी वही उधर बनाती हूँ, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। है? ऐसा नहीं कि आलू पराठा में मैं और कुछ एडिशनल ऐड करती हूँ, नहीं, मैं ऐसा कुछ एडिशनल ऐड नहीं करती हूँ, बट बनाने का एक तरीका और थोड़े मसाले चेंज हो जाते हैं, तो वो ज्यादा चलता है। फिर प्लस महाराष्ट्र का पोहा जो एकदम स्पाइसी तीखा मिर्ची वाला रहता है, वो इधर लोगों को ज्यादा पसंद आया है।
बहुत ज्यादा पीनट्स डाला हुआ और नींबू वाला, Yes. तो वो पसंद आता है। पोहा, सुबह मेरा पोहा और आलू पराठा बहुत ज्यादा जाता है, बिकॉज इसलिए कि फ्राई क्यों नहीं खाते लोग। अभी तो गर्मी का टाइम था तो फ्राई कम हुआ, मतलब भजिया वगैरह कम था, बट आलू पराठा बहुत ज्यादा जाता है। और लोग ना सर ऐसे आते हैं जिनका किसी किसी का ना कंडीशन भी नहीं रहता है कि 25 या 30 रुपीज पे करूं, या फिर पकोड़ा में उनका पेट भी नहीं भरता है। जो रहते हैं, देखो कामगार हो या कोई भी ऐसे मजदूरदार लोग हो, उनका पेट नहीं भरता, तो वो एक आलू पराठा खाएंगे ना, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और उनको फायदा भी है, मतलब वो पे भी कर सकते हैं और उनका पेट भी भरता है उसमें। सही बात है। ब्रेड, हाँ ब्रेड पकौड़ा खाओ तो ऑयली रहता है, इसीलिए ज्यादा ये नहीं करते, बट आलू पराठा और पोहा बहुत ज्यादा जाता है। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। ये सब आप जो कर रहे हो और आपका ये बिजनेस बहुत अच्छा रन हो रहा है, तो उसके लिए कुछ आप सोशल मीडिया का में प्रमोशन करते हो क्या? नहीं सर, अभी तक तो नहीं किया है, पर सोचूंगी, आगे जाके सोचूंगी, अभी तक नहीं किया है। क्योंकि आपके अभी तो देखो, अभी आपका बिजनेस जो चल रहा है वो तो ऐसा माउथ मार्केटिंग थ्रू ही अच्छा चल रहा है। हाँ हाँ, तो बिकॉज मेरे पास जो कस्टमर आते हैं ना, वो खुद ही मेरा प्रमोशन करते हैं, yes, yes, खुद ही, मतलब हाँ, मतलब मेरे जो होटल है उसके आसपास ही ऐसा एरिया है जहाँ पे ना, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनका फैमिली नहीं है पास में, yes, तो ऑटोमेटिक कैसे एक दूसरे को बताते हैं कि वहाँ पे खाना मिलता है या वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, तो आ जाते, तो बता देते हैं कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में लोग आते थे, पर वही लोग आते थे, अभी कैसा है वो एक दूसरे को बताते बताते अभी दूर तक गया है। बराबर है। करूंगी तो सर, आगे जाके ये भी करूंगी। यस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक स्वाति जी। बस एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए था कि व्हाट इज योर गोल फॉर अपकमिंग 5 इयर्स? आपके जो अगले 5 साल के लिए आपने कुछ गोल्स बनाए होंगे, कुछ मंजिलें तय कर किया होगा, तो ऐसा 5 साल में आप क्या करना चाहो, कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं? मेरे ना सर सूरत में 5 5 खुलने चाहिए ब्रांच, बस, बाकी और कुछ नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि ये अपकमिंग 5 साल में तो 5 तो क्या, हमारे हिसाब से ये टेस्ट अगर लोगों को मिलेंगे, यही सर्विस अगर लोगों को मिलेंगे, तो 5 तो बहुत आपने मिनिमम बोल दिया। ये तो शायद 25 होना चाहिए अगले 5 साल में। नहीं सर, बस हो गया अभी, डेफिनेटली 5 भी ठीक है। वी विल विश के भाई अगले 5 साल में मैक्सिमम आपका ब्रांचेस होगा, युग स्नैक्स एंड फास्ट फूड। थैंक यू वेरी मच स्वाति जी। दोस्तों, काफी सारा इंस्पायरिंग स्टोरी था, क्योंकि ये कुछ फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग, ठीक है, ये स्टोरी हमको बहुत इंस्पायरिंग करती है, क्योंकि उसने जब शुरुआत किया तब जगह भी कुछ नया था, लोग भी नए थे, भाषा भी नया था, और नया नया बहुत चैलेंज जिसने बताया, बहुत चैलेंज आए, लेकिन उसने ये चैलेंज सब मोटिवेट होके और क्या है कि कुछ पाने के लिए ये चैलेंज का सामना किया, और उसका बैकबोन बने हमारे, और उसके गुरु, खास करके उसके गुरु सतीश जी, तो बहुत बढ़िया उस आज अचीवमेंट किया है। और अच्छा, उसका जो ये जो फास्ट फूड वाला रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा चल रहा है हमारे सूरत में। सो कभी भी आप अगर सूरत से बाहर सिटी, बाहर से जो भी लोग ये एपिसोड में है, तो आप कभी भी सूरत में आओ तो सूरत अडाजन में स्टार बाजार के पास उसका एक रेस्टोरेंट है, तो आप वहाँ पे जरूर विजिट करना दोस्तों। यस, अगर ये इंस्पायरिंग स्टोरी है, अगर इसमें से अगर सतीश जी, संदीप जी कुछ आगे, और राकेश जी, यस प्लीज, वेलकम राकेश जी। स्वाति जी के लिए तो इतना मैं कहना चाहूंगा कि आप बहुत आगे तक जाएंगे। हमारी नॉलेज सीरीज में पहली ही स्टोरी थी कि जिसमें चेन्नई में एक महिला दरिया के पास वो जो किनारे पे लारी छोटी सी लगाते थे, और उनके बाद 4-5 बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो चुके, 3-4 बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले ले, तो उनका पति तो उनको साथ नहीं देता था, और आपका तो साथ दे रहा है। तो आप चेन्नई वाले में जो है वो रिपीट स्टोरी अवश्य करेंगे, और एक दिन इतनी बड़ी बायोग्राफी आएगी ये प्रवेश नॉलेज सीरीज में आपकी हकीकत वाली, क्योंकि आप लोग फ्यूचर में कोई 2 आदमी का जब बनेगा नहीं ना, तब तक आप कंसल्टेंसी भी दोगे कि भाई
पति पत्नी को रहना कैसे है, ये भी एक बिजनेस शुरू होने वाला है आपका। सतीश जी को तो मैं ये अवश्य कहूंगा। और बहुत ही बढ़िया इंस्पिरेशन वाला स्टोरी आपने, आपका रियली बायोग्राफी कहा, और काफी महिलाएं जिनको ये जरूरत है ये स्टोरी पहुंचने की। तो थैंक यू सो मच स्वाति जी, और ऑल द बेस्ट, आप बहुत आगे तक जाएंगे। थैंक यू सर। और मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं फर्स्ट टाइम बात की हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे भी। थैंक यू सो मच स्वाति जी, और थैंक यू सतीश जी ऑल्सो यू, कि आपने मैडम को मोटिवेट किया और हम सब लोगों के बीच में लाए और हम सब लोगों को ये रियलिटी जानने को मिला। सो काफ़ी सारा इंस्पायरिंग है। थैंक यू सो मच सतीश जी एंड स्वाति जी। थैंक यू सर। अगर उसके अलावा कोई शेयर करना चाहते हैं कि स्टोरी के बारे में दोस्तों, तो जरूर कीजिए, नो प्रॉब्लम। संदीप जी, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे यस महिमा जी कह रहे हैं कि कीप इट अप मिसिस वानखेड़े, मे यू हैव मोर ग्रोथ इन योर बिजनेस। तो थैंक यू महिमा जी। यस दोस्तों, हमारे बीच में एक और धमाकेदार स्टोरी लेके आ रहे हैं मिस अमृता पटेल। अमृता जी बहुत यंग एज है उसका, और काफी सारा लर्निंग एटीट्यूड है दोस्तों। फादर का नेम है प्रताप भाई, मदर्स का नेम है पुष्पा बेन, और मदर्स फादर्स भी है अच्छे बिजनेसमैन है, मदर्स हाउसवाइफ है। तो अमृता जी भी स्टडी का, उसने एजुकेशन भी बीएससी किया है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का, और उसका जो हॉबी है स्पेशली रीडिंग का है और ट्रैवलिंग का है। तो रीडिंग में उसने काफ़ी सारा अच्छा रीडिंग कर लेते हैं, और उसका जो फेवरेट डेस्टिनेशन है वो दोस्तों सापुतारा, हमारे गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर में जो सापुतारा हिल स्टेशन है वो उसका एक फेवरेट प्लेस है, डेस्टिनेशन है। और उसकी लाइफ में उसने काफ़ी सारा अचीवमेंट भी किया है, कि पार्टिसिपेटेड इन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर ग्रूम डांसिंग का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था इसमें वो पार्टिसिपेट उसने किया था। सो कॉन्ग्रेचुलेट फॉर दैट अमृता जी। सो यस अमृता जी अच्छा एक स्टोरी लेके आ रहा है। वेलकम। यस अमृता पटेल, वेलकम। Thank you. Hello everyone. I am Amrita Patel. आज मैं आपके साथ एक बायोग्राफी लेके आई हूँ जो हमने सपनाना सौदागर जो रश्मि बंसाल ने लिखे हुए है। जो मैं ये बायोग्राफी है सुमन घोष की, उसका नाम है रंगसूत्रा। सुमन घोष जो कलकत्ता में उनका कलकत्ता में बॉर्न हुआ था, वो मुंबई में पढ़ी बड़ी थी। उनका सोचना था कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, बट वो सब हमारे हाथ में होता है। फिर उन्होंने उन्होंने एमए कंप्लीट किया था इकोनॉमिस्ट में। उनको लिखना बहुत पसंद था, इसलिए वो एडवर्टाइज की लाइन में उन्होंने डिसाइड किया जाना। फिर उन्होंने संजय घोष नाम के लड़के के साथ उन्होंने शादी की, जो उनको उनके कॉलेज लाइफ में ही मिले थे। उनको उनसे प्यार हो गया था, फिर उन्होंने उनके साथ शादी कर ली। उनकी शादी करने के टाइम के बाद ही उनके लाइफ में बहुत बड़ा एक यूटर्न आया था, कि उनकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कत आई थी। फिर उनके हस्बैंड का ड्रीम था कि वो विलेज में जाके जो पब्लिक है वहाँ की उनको हेल्प करे। तो वो गुजरात के आणंद डिस्ट्रिक्ट में गए थे, और फिर वहां से वो राजस्थान गए थे। वहां पे तब वहां पे अमूल डेयरी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो उनको बहुत इंस्पायर्ड हुए। वो उससे बहुत इंस्पायर्ड हुए थे। बाद में वो 1984 में उन दोनों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला था। फिर वहां से रिटर्न वो 1985 में इंडिया आए थे। तब उन्होंने अमूल डेयरी से इंस्पायर्ड उर्मुल डेयरी का एस्टेब्लिशमेंट किया था।
जहाँ पे उन्होंने उर्मुल डेयरी का एस्टेब्लिशमेंट किया था, वहां पे वो विलेज में कोई भी हॉस्पिटल्स नहीं थी। उसकी वजह से वहां के जो गरीब फार्मर्स होते थे उनको बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। कभी उनको कोई डिसीज हो जाती थी, कभी वो बीमार हो जाते थे, तो उनके पास कोई हेल्थ केयर की कोई भी जगह नहीं थी कि वो वहां पे जाके उनका इलाज करवा सके। तो उन्होंने एक हेल्थ वर्क चालू किया जो बीकानेर से 60 किलोमीटर दूर था। उन्होंने वो पुअर फार्मर्स को इतना हेल्प किया। बाद में जैसे वो उन्होंने जो उनके मिल्क का प्राइस था 3 रुपीज, उसमें से उन्होंने 3 पैसे उन लोग की फार्मर की हेल्प के लिए उन्होंने निकाले। फिर उसमें से उन्होंने सब फार्मर्स की हेल्प की, उनके हेल्प के लिए। उसके बाद उनको गवर्नमेंट एज वेल एज फॉरेन कंपनीज के थ्रू उनको फंड मिल रहा था, उनकी जो उनके हेल्थ केयर की जो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की थी पुअर फार्मर्स के लिए, उसमें उन लोग को बहुत हेल्प हो रहा था। फिर उन्होंने वो ही विलेज में से ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स को ढूंढना चालू किया। फिर उन्होंने वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी कि वो लोग ये पुअर फार्मर्स की हेल्प कर सके उनकी बीमारी दूर करने के लिए। उसके बाद उन्होंने 1989 में एक हैंडीक्राफ्ट क्लोथ हैंडीक्राफ्ट प्रोजेक्ट चालू किया, जो वो वहाँ के विलेजर्स के साथ ही उन्होंने ये प्रोजेक्ट चालू किया था। उन्होंने फिर हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत सारी वुमेन्स को इकट्ठा करके उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। फिर उन्होंने वो ही प्रोजेक्ट की वजह से उनको बहुत सारे लॉसेस फेसेस करने पड़े, जो उनकी लाइफ में बहुत बैड सिचुएशंस थे। उसमें गवर्नमेंट और फॉरेन कंपनी ने उनको फंड देके इतना हेल्प किया कि उनकी जो प्रोजेक्ट थी वो बहुत अच्छी चलने लगी। उनके 2 बच्चे थे। बाद में उनके हस्बैंड संजय जो विलेज में सेटल होने वाले थे, और सुमन घोष वो अपने बच्चों को लेके दिल्ली जाने वाले थे। और फिर 1993 से 95 तक उन्होंने यूनाइटेड नेशन में काम किया था। फिर 1995 में वो एक इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो चाइना में हेल्ड हुए थे। अराउंड 30,000 महिला वहां पे पार्टिसिपेट हुई थी। फिर उन्होंने उनके हस्बैंड के साथ आसाम जाने का फैसला किया। वहां आसाम में पहुंचते ही संजय को इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि वो एक जनरल सिक्योरिटी बन गए थे ANRD के, जो एसोसिएशन ऑफ वॉलेंटियर एजेंसी इन रूरल डेवलपमेंट, जो गांव के वॉलेंटियर्स एजेंसी के जनरल सेक्रेटरी हो गए थे। फिर उसी दौरान जो टाइम पे वो लोग आसाम पहुंचे थे, वही वही समय पे इतनी बड़ी बाढ़ आई कि वहां के लोग बहुत बीमार होने लगे वो एटमॉस्फेयर की वजह से। सो सुमन घोष ने उसके काम को साइड पे रख के उन्होंने पहले लोगों की ट्रीटमेंट की में फोकस किया कि लोगों को कुछ होना नहीं चाहिए। और ऑलरेडी उनके पास बहुत सारी ट्रेनिंग थी जो उन्होंने उनके पास्ट में की थी पुअर फार्मर्स के लिए, इसलिए उनको ये आसाम में भी बहुत ट्रेनिंग काम आई। फिर 4 जुलाई 1997 में उनके हस्बैंड संजय को किडनैप किया गया था बाय उल्फा। उल्फा एक आसाम में ऐसी एक कंपनी थी जो गवर्नमेंट के खिलाफ थी, जो लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काती थी कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये संजय को किडनैप किया था।
फिर उन्होंने किडनैप करने के बाद संजय कभी भी सुमन घोष की लाइफ में वापस नहीं आए। तो जो उन्होंने 30,000 वुमेन्स को हैंडीक्राफ्ट के लिए ट्रेनिंग दी थी, वो जो टीम थी, वो ये संजय के किडनैप होने के उनके हस्बैंड के किडनैप होने के बाद पूरी टीम बिखर गई थी। तो उन्होंने फिर दिल्ली गुड़गांव में आने का फैसला किया। वहां पे वो दिल्ली में आके उन्होंने एक हंगर प्रोजेक्ट, जो अमेरिकन प्रोजेक्ट था, उसमें ज्वाइन हुए। फिर उन्होंने एक ग्राम पंचायत लेवल पे काम शुरू किया। फिर उसके बाद उनको 2001 में स्कॉलरशिप मिली और उसके वजह से वो अमेरिका 1 वर्ष के लिए पढ़ाई करने के लिए गए। उसी दौरान उनको रंग चित्रा की आइडिया आई। उसके बीच में उन्होंने सोचा कि मैं इंडिया के गांव के ही लोगों को क्यों नहीं एम्प्लॉय करूं, इंडिया के जो गांव है वो लोगों के ही क्यों मैं काम ना करवाऊं। तो एवरी ईयर वो दिल्ली में एक एग्जीबिशन अरेंज करती है, जो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट महिला को और जो आर्टिस्ट होते हैं आसाम, राजस्थान, बंगाल के, उन लोग को बुलवा के वो एक एग्जीबिशन अरेंज करती है। फिर जब वो 2002 में वापस इंडिया आई थी, तब उन्होंने उर्मुल डेयरी एनुअल एग्जीबिशन में भी पार्टिसिपेट किया था। वहां पे वो असरिता पटेल से मिली थी, जो चेयरमैन है एनडीडीबी के। फिर 2004 में उन्होंने रंगसूत्रा प्रोजेक्ट चालू किया। ये रंगसूत्रा प्रोजेक्ट एक प्रोड्यूसर कंपनी है। ये प्रोड्यूसर कंपनी इसलिए है क्योंकि उसमें ये कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो ही उनके शेयर होल्डर्स हैं। तो इसलिए 2009 में ये रंगसूत्रा कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड से रजिस्टर्ड हुई। फिर उन्होंने फैब इंडिया कंपनी को भी उनका हैंडीक्राफ्ट क्लोथ्स सप्लाई करना चालू किया। जो फैब इंडिया के ओनर थे विलियम बेसिल, उन्होंने सुमन घोष के बैड फेसेस मींस बैड टाइम में इतना सपोर्ट किया था कि वो इतना आगे बढ़ गए थे। जब ये कंपनी चालू हुई तब इसमें 30% शेयर फैब इंडिया कंपनी के थे, 20% शेयर सुमन घोष के खुद के थे, 23% शेयर इन्वेंटर्स के थे, और जो बाकी के शेयर्स है वो वही कंपनी के एम्प्लॉयज के थे, मींस जो वर्किंग करते हैं वहां पे उनके ही शेयर्स थे। आज 10,640 लोग वो कंपनी के ओनर हैं। और इसकी एक खास बात ये है कि जब ये बोर्ड मीटिंग होती है कंपनी की, तब वहां के वो कंपनी के सारे वर्कर्स वो मीटिंग अटेंड करते हैं। फिर उनके पास फुल टाइम डिजाइनर्स है जो बीकानेर में है, और कई सारे फ्रीलांसर्स हैं। बस उन्हें ये कंपनी स्टार्ट करने में एक ही प्रॉब्लम आई थी, उनको एक ही चैलेंजेस फेस करना पड़ा था कि जो वो उनके हैंडीक्राफ्ट क्लोथ का वो डिलीवरिंग टाइम, कभी कभी वो उसको प्रॉब्लम आती थी कि जब भी डिलीवरिंग होता है वो प्रोडक्ट का, तब वो टाइम से नहीं दे पाती थी, क्योंकि वहाँ के जो वर्कर्स ओनली वुमेन्स थी। तो वो वुमेन्स को कभी कभी उनकी लाइफ में टाइम निकालना प्रॉब्लम हो जाता था कि कभी उनके घर पे गेस्ट आ गए थे, कभी उनके घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वैसे वो टाइम पे प्रोडक्ट नहीं दे पाते थे। बट उनको पता था कि जो ये उनकी कंपनी में वुमेन्स वर्क कर रही थी वो बहुत लॉयल थी वर्क करने में, और बहुत सारे इन्वेंटर्स जो है वो कंपनी की वुमेन्स ही थी। और ये कंपनी ने इतना सारे प्रॉफिट इकट्ठा किया था कि हम लोग इसे देख के शॉक हो जाते हैं।
इन 2007 में उनका सेल 26 लाख हुआ था। 2008 में उनका सेल्स 1.5 करोड़। इन 2009 उनका सेल्स हुआ था 4 करोड़। इन 2011 उनका सेल हुआ था 8 करोड़, वो भी 10% मार्जिन के साथ। और उसके साथ ही साथ ऑलरेडी उन लोग के पास 1040 वर्कर्स थे और उसमें प्लस 1000 एम्प्लॉयज ज्यादा बढ़ गए थे, इसीलिए उनकी कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट हुआ था। अभी के टाइम में वो राजस्थान, जैसलमेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में वो काम कर रहे हैं। उनकी मेन ऑफिस बीकानेर में है जो 21 स्टाफ से जुड़ी हुई है। और ये कंपनी की एक और खास बात है कि वो नेचुरल कलर्स और ऑर्गेनिक केमिकल यूज करते हैं। और सुमन घोष का वो यही कहना चाहती थी कि उसका जो रंग शुक्रा है वो एक ब्रांड हो जाए। तो जब भी उन्होंने ये रंग शुक्रा किया, उनका टाइम इतना खराब था कि उन्होंने लोन लेकर ये कंपनी स्टार्ट की थी। और वो ही नहीं, उन्होंने जब उनका इंटरनेशनल कंपनी में जॉब था और वो भी जॉब सबसे हाईली पेड जॉब था उनका, वो भी उन्होंने रिजाइन करके उन्होंने ये कंपनी चालू की थी। ये देख के लोगों को लगता था कि ये तो पागल हो गई है कि उनका इतना हाई पोस्ट, हाई पेड जॉब था तो भी उन्होंने ये रिजाइन करके ये कंपनी स्टार्ट की। बट बाद में जहाँ पे ये लोगों ने प्रॉफिट देखा, जहाँ पे लोगों ने उनका काम देखा, तो वो देख के सब लोग इस सुमन घोष पे बहुत प्राउड फील करते थे। और ये रंग शुक्रा कंपनी को एक पद्मश्री अवार्ड भी मिला था, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। सो फ्रॉम दिस स्टोरी, ये बायोग्राफी में मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हमें सीख मिलती है कि हमारे पास तक बहुत सारे होते हैं, हमारे लाइफ में बहुत सारे हमको तक मिलते हैं, पर वो हमें देखने आने चाहिए और कैसे पाने हैं वो आने चाहिए, तभी हम लोग वो तक ले सकते हैं। और ऑलवेज वर्क फॉर सोसाइटी, सोसाइटी के लिए हमेशा वर्क करना चाहिए। और जीतना है तो रुकना मना है, जो आपको जीतना है तो कभी भी रुकना नहीं चाहिए। थैंक यू। यस, थैंक यू अमृता जी, वंडरफुल शेयरिंग। क्योंकि ये जो सुमन घोष का स्टोरी है बहुत इंस्पायरेबल है, क्योंकि हम जब अपना बॉडी का जब रिपोर्ट निकालते हैं, कार्डियक रिपोर्ट निकालते हैं, तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि इसमें जो लाइनिंग रहता है वो सब जिगजैग वाला रहता है, ठीक है। अगर लाइनिंग वो सीधा हो गया तो आप समझ लेना कि बंदे का काम खत्म हो गया है, ठीक है। तो अपने जीवन में और उसके खास करके ये जो सुमन घोष है उसके जीवन में भी उसका जीवन बहुत काफी सारा चढ़ाव उतार वाला रहा था, आपने शेयर किया। और जरूर जो सफलता मिली उसको, तो वंडरफुल शेयरिंग था अमृता जी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल स्टोरी, रियल स्टोरी। यस राकेश जी। आज तो मैं लर्नर बना हुआ हूँ, यानी बस मुझे सीखना ही सीखना है। सागर भाई काफी अच्छा होस्टिंग कर रहे थे, और जब लर्निंग लेते हैं तो दिमाग लर्निंग के तरफ जाता है कि भाई बिजनेस में या किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए दो चीज जरूरी है। एक तो अपनी स्किल, और दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पे विल। स्किल और विल, स्किल तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन विल सबसे बड़ा होना चाहिए, यानी अपना मनोबल थोड़ा ऊपर है तो स्किल से भी ऊपर है तो अच्छा रहता है, सफल हो सकते हैं। यानी स्किल से मनोबल बढ़िया होना चाहिए, ये सुमन घोष की स्टोरी में हम सीखे। फिर जिंदगी में सफल होना है, जिंदगी में सफल होना है तो कोई भी लोग एक ही परिस्थिति में, कोई लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और कोई लोग अपने आप को तोड़ देते हैं। सुमन जी को बहुत तकलीफें आई, उनका पति का किडनैपिंग हो गया तो भी वो हिम्मत नहीं हारी, चलो दिल्ली गए, दिल्ली से फिर
उनको कहीं से अंदर से वो हुआ कि भाई अपने को कुछ करना ही चाहिए, तो गाँव में गए और फिर इंस्पिरेशन दिया और बिजनेस में आगे बढ़ते रहे, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट हुए। और मुझे एक चीज तो सीखने मिली है कि बिजनेसमैन को अगर बड़ा होना है तो अपने एम्प्लॉय को जो सैलरी देते हैं उनको पार्टनर बनाना ही चाहिए, तो ही कंपनी बड़ी हो पाती है। सुमन जी का तो परसेंटेज 20% था, बाकी इन्वेस्टर थे और 28% कंपनी के एम्प्लॉयज का था। तो वो हर एक कंपनी को करना चाहिए अगर बड़ी करनी है तो काफी अच्छा ये सीखने मिला। और दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग सफलता की गारंटी नहीं देती, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग से, पॉजिटिव एफर्ट और एक्शन के साथ अपने को सफलता बड़ी संभावना मिल सकती है। यानी सफलता लेना है तो एक्शन लेना पड़ता है, और सुमन जी ने काफी एक्शन लिए, छोटे और वो सक्सेसफुल रहे। और थैंक यू सो मच अमृता, आपने काफी अच्छा यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया। आप हॉस्पिटैलिटी में है यानी टीजीबी में आप है, तो काफी अच्छा काम करना पड़ता होगा, मैनेजमेंट से लेके नीचे से लेके ऊपर तक का, यानी आपको छोटा काम करना पड़ता होगा, तो आपने वो भी किया है। और एक दिन बस हम यही दुआ देते हैं कि आपकी भी स्टोरी आनी चाहिए सुमन घोष जैसी। जैसे स्वाति जी की 4-5 रेस्टोरेंट होगी, वैसे ही आपकी भी कुछ न कुछ अपने आप हॉस्पिटैलिटी में है यानी रेस्टोरेंट बिजनेस में ही आप फ्यूचर बना सकते हो, या दूसरे में भी बनाइए। लेकिन काफी अच्छा गुड गोइंग और काफी अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू राकेश जी। और अमृता जी, आपने जो आज स्टोरी किया तो वो बहुत रिलेटेड, मुझे एक रतन टाटा का एक सेंटेंस याद आ गया। उसने उसकी स्पीच में ऐसा बोला था कि अगर आपको तेज चलना है तो आप अकेले चलिए, अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलिए, अगर आपको दूर तक जाना है तो सबको साथ में लेके चलिए। ये रतन टाटा का बहुत बड़ा कोट था उसकी स्पीच में। तो यही कुछ हुआ रंगसूत्रा कंपनी के साथ और सुमन घोष के साथ। सो थैंक यू अमृता जी, और नाइस शेयरिंग। यस संदीप जी, हम जाएंगे अंत के तरफ, ऑलरेडी 10 o'clock। यस, नेक्स्ट मिस्टर संदीप जी, वेलकम। जो सर्टिफिकेट आपने अच्छे बनाए हैं प्लीज आप शेयर कीजिए मिस्टर संदीप जी। या थैंक यू सो मच। और जो हमारे आज के 3 प्रेजेंटर्स थे, सोहम वागड़िया जिन्होंने काफी अच्छी स्टोरी आज प्रेजेंट की, एक इंस्पिरेशन स्टोरी जो उन्होंने प्रेजेंट की और पार्टिसिपेट किया, तो सोहम जी आपका थैंक यू सो मच प्रवेश टीम की ओर से। और जी हाँ, कि कहते हैं ना, होम मेकर टू बिजनेस वुमन, जो एक लाइव एग्जांपल हमारे साथ आज इस मीटिंग में थी, स्वाति वानखेड़े जी। तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। तो और अमृता पटेल जी, जिन्होंने काफी अच्छी रंगसूत्रा को अच्छी तरीके से समझाया कि कहाँ से लेकर कहाँ तक सुमन घोष ने अपनी जर्नी बढ़ाई। तो थैंक यू सो मच आप तीनों पार्टिसिपेंट्स का। और इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड दोस्तों आने वाला है, प्रीमियम एपिसोड रहेगा, जो लेकर आने वाले हैं फेनिल पटेल जी और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिनका जो ट्रेलर आपने स्टार्टिंग में सुना होगा कि कितना अपना माइंड असर करता है अपने आउटर। उन्होंने इस पोस्टर में कोड भी लिखा हुआ है कि इफ यू वांट टू चेंज योर आउटर वर्ल्ड यू हैव टू चेंज योर इनर वर्ल्ड। तो जी हाँ दोस्तों, काफी अच्छा सेशन आने वाला सैटरडे रहेगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और लास्ट में मैं इस सेशन को एंड करने जा रहा हूँ हमारे 2 शब्दों के साथ और 4 लाइनों के साथ कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख, बहाने हो तो बेशक बह जा मगर सागर में मिलने की वो चाह जिंदा रख, मिटता हो तो आज मिट जाए इंसान मगर मिटने के बाद अपने अंदर का वो इंसान जिंदा रख। थैंक यू सो मच एवरीवन, और थैंक यू सो मच सारे जितने भी हमारे यहाँ पे जो गेस्ट आए हुए थे, उन सभी को थैंक यू सो मच। और स्पेशली थैंक यू सो मच वो हमारे सारे जो फेसबुक व्यूवर्स
हमें देख रहे हैं, उन सारे फेसबुक व्यूअर्स को भी थैंक यू सो मच। और हमारे जो स्पेशली नेपाल से आए हुए हैं ऐसे हमारे मयंक जी, आपको भी थैंक यू सो मच जो आपने समय में से समय निकाल कर इस एपिसोड के लिए समय दिया। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच और सर। अगर आप कुछ शेयर करना चाहे तो प्लीज सर। प्लीज, थैंक यू सर। बट जो भी आज सुना काफी अच्छा था, लाइक इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मतलब अभी ये सब चीजें सीखनी जरूरी है क्योंकि अभी हमें सीखना है काफी कुछ। हम बस अभी चले हैं इस राह पे और अभी बहुत कुछ पाना है। सो या ये सारी चीजें जो है हमें बहुत ज्यादा मतलब गाइड करेंगी आगे कैसे हम जा सकते हैं और हमें कैसे आगे बढ़ना है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सो मच। तो जी हाँ, समय के हम काफी पाबंद है, 9 मिनट थोड़ा लेट चल रहे हैं, लेकिन अभी ये समय हो चुका है इस सेशन को एंड करने का। लेकिन मिलेंगे आपको अगले शनिवार ठीक 9 बजे और नए एपिसोड, प्रीमियम एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। Okay, thank you so much, and thank you all viewers. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, Rakesh ji. Thank you, Sagar bhai. Thank you, Sandeep. Thank you so much, everyone.